Okay, I'm back again. So अब confirm कर दीजिए whether things are fine so that we can start this gravitation. Things like you are able to see, you are able to hear, and there's no other issues. Good. Okay, so gravitation में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये काफी डिफरेंट चैप्टर है. अभी तक आपने जितना भी स्टडी किया है उससे इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो कि अभी डिसेबल्ड है. ओके, इससे बेटर कि आप लिख करके अपने डाउट्स को प्लेस करें. इट्स गुड फॉर अदर्स क्योंकि सो बेटर इज यू राइट वट एवर यू वांट टू आस्क और मेन टाइम में वो डिस्टर्बेंसेस भी. अबाउट दिस ग्रेविटेशन चैप्टर अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन, वो एक फिजिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन था, फाउंडेशन था. ग्रेविटी में थोड़ा सा स्पेशलाइज कर ग्रेविटेशन एज ए स्पेशल टॉपिक स्टडी करोगे जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आता है, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड और जो भी स्टफ है वो कैसे आता है. सो काइंड ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने वाला पॉइंट है ये. और this chapter is going to be very closely linked to another chapter called electrostatic, जो कि 12th का एक मेजर चैप्टर है. सो 12th का जो मेजर चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो 11th का ग्रेविटेशन है, दे हैव अ वेरी क्लोज लिंक्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं. एक दो कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है, बाकी वो सिमिलर होते हैं. सो अगर हम लोग ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने लिए इजी जाएगा. तो दो तरह से स्टडी करने के आइडियाज होते हैं. कई बार लोग ग्रेविटेशन को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिटेल में पढ़ते हैं 12th में. और दूसरा वे हो सकता है कि हम ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ लें जिससे के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे लिए इजियर हो जाएगा, और या फिर दोनों को डिटेल में पढ़ें. तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेविटेशन को भी अभी डिटेल पे ले चलेंगे और उनके फॉर्मूलाज का केवल लिस्टिंग ही नहीं करेंगे बल्कि उनको प्रूव भी करेंगे. और जो जिस तरह से प्रूव हम लोग ग्रेविटेशन में कर रहे होंगे एग्जैक्टली सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फॉलो करेंगे. डिटेल में जाने से पहले ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये मास पर बेस्ड है. इसके लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर जो बेसिक क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है वो मास होती है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मैटर. सो अगर कभी मास को डिफाइन करना पड़े तो क्या कह सकते हैं कि मास, आप जानते हो कि डेफिनेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर होता है, उसका अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो मैटर होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं. और सिंस जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास मास होता है तो मैटर के पास भी मास होता है. और थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए सपोज के लिए आपके पास कोई बॉडी है, आप इसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स लेवल पे चला जाए, मॉलिक्यूल में जाएगा. को फर्दर डिवाइड करोगे तो एटॉमिक लेवल पे चला जाएगा, फर्दर डिवाइड करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस मिलेगा आपको. न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे. इन जो ये फाइनली आपको पार्टिकल्स मिलते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, इनको फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाओगे. सिंस इनको फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं करते हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल के पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो ऊपर चली जाएगी जब उसको असेंबल करोगे. सो इसका मतलब है जिस मैटर से आपने स्टार्ट किया था उस मैटर के पास वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास पाई जाती है. सिंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास मास पाया जाता है और मास की कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइक ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है और ये हमेशा एड अप करेगा. अगर पार्टिकल्स को आप साथ में लाते हैं तो फिर ये बिल्डअप करता रहता है. तो इससे हम नेट सेल में ये बात क्लेम कर सकते हैं कि व्हेन वी कंसीडर एनी मैटर फॉर दैट थिंग, तो उस मैटर के पास मास जरूर होगा. सो वी कैन से कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के लिए और वो फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से आती है. तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं मास के बारे में. इट इज intrinsic property. Intrinsic means something in of matter that is due to mass of fundamental particles.
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और किसी मैटर को बनाने के लिए जो जितना भी मैटर हम लोग रियल वर्ल्ड में दिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। So point is कि this is something called intrinsic property, which means you cannot detach a mass out of a matter. If there's a matter, there's going to be mass. So अगर एक मास है तो मास दूसरे मास से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसके लिए एक पॉपुलर फार्मूला आया था जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फार्मूला ऑफ न्यूटन और न्यूटन्स फार्मूला। सो उस न्यूटन्स फार्मूला को मैं आपको बता देता। न्यूटन्स फार्मूला, why is this cracking? Okay, no sir. Okay, so इसका मतलब कुछ लोगों को क्रैक हो रहा होगा और वो स्पीड का फ्लक्चुएशन में बी द कॉज। सो न्यूटन्स के फॉर्मूले पर आते हैं। व्हाट द न्यूटन्स फॉर्मूला सेज कि अगर अपने पास दो मासेस है, लेट्स से एक m1 मास है और एक दूसरा m2 मास है, एंड यू आर placing these two point masses at a certain distance r, so इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है। नाउ दो मासेस को आपने टच में नहीं रखा है, दे आर सेपरेशन अपार्ट, स्टिल दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट। और ये एक पॉपुलर फॉर्मूला है, कई बार आप पढ़ चुके हो, और फिर भी मैं बता देता। इनमें जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट्स गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट, and it is going to be along the line joining the two particles. All the points are very very important. Attractive है, towards opposite है, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन आपको पता चलती है। फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बोल सकते हो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मास 1, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मास 2, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r square. So this is how we can build a formula by using these all proportions. So this has to be proportional to m1 m2 divided by r square. Constant of proportionality is a universal gravitational constant, so formula becomes this. And most of you must be knowing what the value of capital G का है. So capital G एक constant है जो कि universal constant है, और since ये universal constant है तो इसकी value हमेशा वही रहती है, doesn't depend on the matter or medium or anything else. So वो भी आप पॉइंट लिख लीजिए, where G is universal gravitational constant. देखो काफी कुछ नाम में ही लिखा रहता है, अगर आप नाम को सही से पढ़ते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो तो आपको जमता है। इसने वर्ड यूज किया यूनिवर्सल, दैट मींस इट इज एप्लीकेबल इफ इट इज ग्रेविटेशन बिकॉज ऑफ दिस रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन, इट इज अ कांस्टेंट, सो इट्स ऑलवेज कांस्टेंट, और इसकी एक वैल्यू होती है जो आप जानते हो। सो हाउ मच दैट जी इज 6.67 into 10 raised to power minus 11. You can also find out the unit, dimension, meter or whatever. उसको पता करने के लिए आप यहाँ से फोर्स को यूज कर सकते हो, and it's going to be Newton मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg स्क्वायर। सो ये इसके यूनिट हो गया। इसके बाद आप इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। नो सिर्फ जी की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो पॉइंट मासेस के लिए बहुत कम आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता और आप बताएंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके। फॉर एग्जांपल वॉइस इज क्रैकिंग अगेन टू सम ऑफ यू। Okay, so I'm trying to be louder and slower. अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। उस एग्जांपल को आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट कर। इट्स आपसे बोलता है 2 point masses of 1 kg each is placed 10 centimeter separation.
find force of interaction between them. So how much the force of interaction between those particles which are of 1 kg and separated by a certain given distance, which is 10 centimeter. We are the force. Yes, so it should be Newton. So calculation is quite simple if you are solving it. So consider like this is M1, this is M2, and this is so फोर्स की वैल्यू आपने निकाला होगा G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, इसको यूज करके, और as per your calculation it is coming as 6.67 into 10 raised to power -9 because -11 रहा होगा और डाउन साइड से -2 जाएगा तो उसको एडजस्ट करके -9 न्यूटन बनेगा ना। अगर आप इसको रीराइट करने की कोशिश करो तो आप ऐसा लिखोगे 0.12345678667 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो पॉइंट मासेस को 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखते हो, 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखते हो, तो दिस मच इज द फोर्स दैट दे एक्सर्ट्स ऑन ईच अदर। और हाँ, सभी का आंसर प्रॉपर जा रहा है 6.67 into 10⁻⁹। उस कैलकुलेशन को अगर आप रियलाइज करने की कोशिश करो कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देन यू विल फाइंड कि जो वैल्यू है ना एक्सट्रीमली स्मॉल है। अगर इसको जीरो भी बोलोगे ना तो चलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। सिंस ये वेरी वेरी स्मॉल है इसलिए दो पार्टिकल्स को आप रखते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन इतना फीबल फोर्स लगाते हैं कि वो फीबल फोर्स उनको मूव कराने के लिए कैपेबल नहीं होता है। और इतने फोर्स से ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा और भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे करने के लिए अपोज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब दो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके अगर किसी बॉडी का बना रहे होते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो बॉडी होती है उसका ग्रेविटेशन फोर्स को काउंट नहीं करते हैं। द रीजन बीइंग कि फोर्स दीज फोर्सेस आर वेरी 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 फीबल, वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट बनेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? या तो आर की वैल्यू बहुत कम हो जाए या फिर जो मासेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। अब आर की वैल्यू आप एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। अगर रियल वर्ल्ड पे रहना है, एग्जिस्टेंस करना है, फिजिकली उनको आपको रखना है ऑब्जेक्ट्स को, तो आर कैन बी रिड्यूस टू सेंटीमीटर्स। यहाँ पर देखो हम लोगों ने सेंटीमीटर गैप दिया था, तब भी फोर्स बहुत कम। अब से कितना कम और ज्यादा कम तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा करेंगे मिलीमीटर से जाएगा तब भी ये फीबल रहेगा। सो पॉइंट इज कि उसके लिए जो बॉडीज हैं जिनका मास है वो हैवी होना चाहिए, और अपने पास जो सबसे हैवी ऑब्जेक्ट पाया जाता है वो अर्थ पाया जाता है। इसलिए हम अर्थ के बारे में बात करते हैं और उसी के ग्रेविटेशन को काउंट करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। सो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। Gravitational force due to Earth. Now, Earth being very heavy object, वो एक significant amount का force create कर देता है। So let's say अपने पास ये Earth है and उसके साथ साथ एक छोटा सा particle है यहाँ पे, और इन दो point masses को आप इन दो masses को देख रहे हो। This is Earth and this is another mass, let's call M, and the Earth carries a mass ME and its radius is RE. And let's say they are separated by a certain distance. That distance is smaller. सेंटर से सेंटर के बीच का आप डिस्टेंस लेते हैं। सो ये भी पार्टिकल्स जैसा ट्रीट कर सकते हो, या सेंटर और सेंटर को, सेंटर ऑफ मास को पॉइंट को यूज करते हुए। एंड देन इफ यू लुक एट देम यू विल फाइंड कि स्मॉल पार्टिकल नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एंड द अर्थ विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
और अगर केवल यही दो बॉडी है स्पेस में और कुछ भी नहीं है, देन यू विल फाइंड दे विल theoretically move towards each other. So Earth will move toward the particle will move toward the Earth. But Earth का साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से आप पाओगे कि Earth का मूवमेंट नेग्लिजिबल होगा, पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होगा. How much force you are going to experience? Force is going to be G capital M E small m divided by R square. Now अर्थ के सरफेस से ये कितना हाइट पर होगा, जनरली उसकी हम हाइट को मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं. सो वी विल से कि दिस इज एट अ हाइट h above the earth surface. So we can replace this small r by capital R E plus h. Capital R is the radius of earth और उसके ऊपर h ऐड कर दिया तो आपको r मिल जाएगा. So जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगने वाला है वो g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय R E plus h आ जाएगा. उसका स्क्वायर कर देंगे. अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर जाते हैं तो आर ई की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होगा 6400 किलोमीटर होती है. अगर हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करें तो जो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो जो एच की वैल्यू होती है वो हार्डली किलोमीटर्स पे जाती है, 1 और 2 किलोमीटर्स, और उससे कम ही रहती है. लेकिन अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर. दैट मींस आर ई इज मच 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 ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू द स्मॉलर हाइट्स दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ. तो फिर उस केस में हम इस आर एच को इग्नोर कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या लिखते हैं, नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस. When we are near the Earth's surface or close to the Earth's surface, this simply means RE is much much greater as compared to H. That means H is very very small. इस approximation को अगर आप use करोगे तो RE plus H को आप approximately RE लिख सकते हो. And then this force becomes F equal to capital G M E M divided by RE square. इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से वॉच करो तो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट नंबर हैं जो बार बार अपीयर करते हैं. जैसे कि कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है तो 6 × 10⁻30 kg के आसपास है. आर ई की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है. तो अगर हम किसी पार्टिकल का अर्थ के साथ इंटरेक्शन वॉच करेंगे देन यू विल फाइंड कि बहुत सारे नंबर रिपीटेटिवली आते हैं. तो उन नंबर्स को हम एक नए नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं. सो वी call them like कि let capital G M E upon R E square, इसको एक नया नाम दे देते हैं स्मॉल जी और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम कैपिटल जी की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं. एम ई का मास ऑफ अर्थ का वैल्यू प्लेस करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू मीटर्स में लाके प्लेस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर व्हाटएवर दैट नंबर कम्स आउट टू बी उसको हम जे का नाम देते हैं. जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू रफली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है. सो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट जी आएगा जो कि बार बार आएगा. तो इसीलिए हम इसको स्क्रीन भी लैग कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करने लगते हैं और फाइनली अपने पास हो जाता है F इज इक्वल टू m into g. So this become the gravitational force due to earth. और इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वो आप फिगर पे देख सकते हो. seems like स्क्रीन फ्रीज कर. सो मैं रीशेयर कर देता हूँ और आप उस पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे. और जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. और अब आपको ये पिक्चर फिर से दिख रहा होगा. एंड ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड स्मॉल जी इसको एज्यूम किया. तो ये जो छोटा नंबर था, ये जो जी अपॉन एस स्क्वायर था वो स्मॉल जी बन गया एम से मल्टी. ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ कितना हो गया, द मास ऑफ द पार्टिकल इनटू जी की वैल्यू. अब ये जी की जो वैल्यू है वो क्लोज टू द अर्थ सरफेस, नियर टू द अर्थ सरफेस है. और नियर टू द अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.81 होगी. और नियर टू द अर्थ सरफेस हम लोग क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी दैट हैपेंस और ह्यूमन डज वो अर्थ के सरफेस पर या उसके क्लोज बाय होता है, इसलिए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है. ओके आई एम वेटिंग, यू कैन कॉपी दिस. और इसके बेसिस पर हम लोग फिर वेरिएशन स्टडी कर सकते हैं और फिर इसके आगे की स्टोरी भी देख सकते हैं.
प्लीज टेल अस डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस भी आपको बताएंगे। सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और भी इलेबोरेट कर देंगे। सो यहाँ से ये जो हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, जिसको वेट कहते हैं, वो किसी भी पार्टिकल पे लग रहा होता है, यस किधर लगता है, टूवर्ड द अर्थ सेंटर। तो ये न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से आता है। हाउ मच दिस इज, it is mass of the object into gravitational field of the earth, which is small g. Small g is written as g me upon r square. सपोज कर लीजिए अगर आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड यू आर नॉट कंस्ट्रेनिंग योरसेल्फ ओनली क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो अगर आप अर्थ सरफेस के बियॉन्ड भी जाना चाह रहे हैं, यानी कि हाइट पर जाना चाह रहे हैं, तो ओरिजिनल फॉर्मूला इज दिस। कभी आपको फॉर्मूला ओरिजिनली लगाना पड़े तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लिखाएंगे, कौन सा, जिसमें F इज इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर लिखा गया है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि M पता होगा, G पता होगा, तो आप उसका आंसर बता दोगे। तो हम लोग वेरिएशन ऑफ G समझ लेते हैं कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इसको स्मॉल g को हम लोग ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कहते हैं। यू बेटर नो दैट। सो नेक्स्ट हेडिंग कुड बी वेरिएशन ऑफ, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर आप उसको ग्रेविटी बोलते हो, उसकी वैल्यू में क्या वेरिएशन आता है और उसको कितना कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो हम लोग इस पार्ट में कंसीडर करें। सो लेट मी प्रोसीड विद दिस अगेन। लेट्स थिंक अबाउट कि ये अपने पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, दैट इज अर्थ। पिक्चर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, these are the fixed number और सभी को पता रहता है। और हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे कि जो अर्थ सरफेस है वहां पर ग्रेविटी अभी हमने निकाला हुआ है, किसी हाइट पर ग्रेविटी कितना होगा। सो लेट g डैश इज ग्रेविटी, और यू कैन से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटी के कई सारे नाम होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल सकते हो आप इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल सकते हो, और सिंपली ग्रेविटी बोल सकते हो। सो लेट जी डैश इज ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अर्थ। सो हम लोग ये मान के चलेंगे किसी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, उसका नाम जी डैश है। तो फिर जी क्या है, एंड जी इज ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। So, जो जी जी है, जी इज जस्ट लाइक पाई, जैसे हम लोग पाई वर्ड यूज करते हैं ना फिक्स नंबर के साथ, उसी तरह से जी को भी मान के चलेंगे। सो दैट इज जी इज ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट हैज अ फिक्स, जी हैज अ फिक्स वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रफली हम उसको 10 ले सकते हैं। नाउ अगर किसी पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो अपने को जी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर अर्थ सरफेस पर है तो जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी, जो कि 9.81 होता है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे निकालना चाहेंगे। कभी हम अपसाइड जाएंगे, यानी किसी हाइट पर जाएंगे, कभी इनसाइड द अर्थ जाएंगे, और भी किस तरीके से ये वेरिएशंस चलता है उसके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से वेरिएशंस पॉसिबल है उनको देखते हैं। फर्स्ट आई एम राइटिंग इज एट अ हाइट h above the earth surface. तो सपोज कर लीजिए आप एक h हाइट पर हैं जो कि अर्थ सरफेस से है, और वो h हाइट r के रिस्पेक्ट में बिल्कुल निग्लिजिबल नहीं है, दैट मींस जीरो कंसीडर करना अलाउड। सो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम किसी h हाइट पर हैं, लेट्स से ये पॉइंट है व्हिच इज h हाइट हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी re, so the distance, total distance will become re plus h, exactly the same way कि जो आपने लास्ट फिगर पे देखा था। सो कैन वी से कि जो फोर्स आने वाला है उसका फॉर्मूला आया था जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्मेट में आने वाला है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम
into G capital M-E divided by R-E square 1 plus H upon R-E का whole square. Again lagging. कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता और फिर आपको ये स्क्रीन में दिखेगा. F का डेफिनेशन लिखा. F के डेफिनेशन में जो फॉर्मूला बना था उसी फॉर्मूले को रीराइट कर रहे हैं. स्मॉल m को अलग कर लिया है एंड दूसरा टर्म लिखा गया है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. नाउ अगर आप इसको चाहो तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप फोर्स लिखना चाहते हो, द फोर्स दैट वी वांटेड टू राइट किसी पार्टिकल m पर, ये F फोर्स था. सो इस फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है, क्या उसको लिख सकते हैं मास इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी. उस फोर्स को हम लोग मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा लिखते हैं. ओके, इज देयर कंटीन्यूअसली लैग और समथिंग? क्या आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हम लोग कैरी कर सकते हैं. इस फोर्स को मैंने m इंटू जी डैश जैसा लिखा. अब इसको m और g डैश से इक्वेट करेंगे. g डैश मतलब वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है ये अपने को पता चलेगी. और किस पॉइंट पर? जो कि h हाइट पर है. Okay, I'm resharing it. So here we go. जो हेडिंग दिया था मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ. हेडिंग इज एट अ हाइट h above the earth surface. और उस हाइट पर आपने एक फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को रीराइट किया गया और उसको mg डैश से कंपेयर कर रहे हैं. वी आर जस्ट इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट अ हाइट h. दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G M-E divided by R-E square into 1 upon 1 plus H upon R-E का स्क्वायर. ये होल स्क्वायर वर्ड है जो आगे निकाल के रखा हुआ है. दैट फैक्टर इज ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस. तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू G डैश और विच इज आल्सो इक्वल टू G डिवाइड बाय 1 प्लस H अपॉन R-E का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले पढ़ रखा हो, और अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो एक खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो किसी भी हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को बताने में हमको हेल्प करता है. सो कॉपी इट और इस पर बेस मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है. आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा G डैश इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H अपॉन R-E का होल स्क्वायर. नो यहाँ पर H क्या है? हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. R-E क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता. G डैश की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. किसी भी हाइट पर आप बता सकते हो. अच्छा, इसको देख कर कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्सन ऊपर जाता है तो ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा? ग्रेविटी बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? तो इस तरह का कुछ कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को देख करके. और फॉर्मूला विल लेट यू नो कि H वैल्यू ग्रो करेगी तो फिर G डैश की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल नंबर कम होगा. तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो. एज अ रिजल्ट the result goes like this: as one moves above the earth surface, gravity decreases. Good, correct आंसर है आप लोगों का. Gravity decreases. How much the value it will attain when it will go to the infinite location? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट तक जाने के बाद ये 0 हो जाएगा
और इसका इन्फ्लुएंस इनफाइनाइट तक चलेगा. सो एक छोटा सा पॉइंट है, it will decrease to zero at infinite location. अच्छा, इसी को हम लोग वेट कहते हैं. वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी. तो अगर एक पर्सन ऊपर जा रहा है तो उसका वेट भी डिक्रीज करता है. सो अगर आप अपना वेट किसी हाइट पर मेजर करेंगे जाकर के, तो आपका वेट कम आएगा. आपका मास वही होगा लेकिन आपका वेट कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज कर चुकी है. और आपका मास जो सरफेस पर होगा वो ज्यादा होगा, हाइट पर कम होता है. और वो प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है. इस पर एग्जाम्पल इक्वेशंस कैसे आते हैं न्यूमेरिकल, वो मैं आपको पूछता. पहले सिंपल पूछता, फिर थोड़ा सा मैथमेटिकली चैलेंजिंग कर सकते हैं. लेट्स ऐसा बोलता है कि if weight of a person reduces to half at the height h above the earth surface, then find h. एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है एंड इट सेज कि एक पर्सन है जो ऊपर जा रहा है बाय सम मींस और उसका वेट हाफ हो जाता है किसी हाइट पर जाने के बाद. तो क्या आप बता सकते हो कि वो कौन सी हाइट है जब उसका वेट हाफ हो चुका है? √2 - 1 RE. Okay, let's wait for other responses. √2 - RE, सेम आंसर बताया जा रहा है फिर से. ओके, सो सभी का सेम आंसर आ रहा तो चलेगा. जी डैश की वैल्यू आप लिखेंगे g डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर एंड दिस शुड कन्वर्ट इनटू g बाय 2. उसका वेट हाफ हो जाता है. डेफिनेटली कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? जो कि अर्थ सरफेस से है. सो उसको g/2 बोल देंगे क्योंकि वेट हाफ होने का मतलब हुआ ग्रेविटी हाफ हो गया, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं होता है. यू ऑलरेडी नो दैट. इसका मतलब 1 प्लस h अपॉन RE की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2. मैंने डिनोमिनेटर को बैलेंस कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर बैलेंस था. फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 अब प्लस h अपॉन RE की वैल्यू √2 आ जा रही है. सो h शुड बी इक्वल टू √2 - 1 इंटू RE. RE की वैल्यू आप जानते हो. अगर उसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट करना है तो आप न्यूमेरिकली भी कन्वर्ट कर सकते हो 6400 को यूज करते हुए. और इस टू 264 किलोमीटर आंसर दिया जा रहा है. सो मे बी आप इसको वैल्यूज निकाल करके चेक कर सकते हो. तो माय पॉइंट इज कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके सिंपली आंसर दे सकते हो. अब इसी को इस तरह से भी पूछ सकते हैं. और उसको कैसे हैंडल करेंगे? ऐसे बोलते हैं कि यू आर डिस्कनेक्टेड, वॉइस डिसअपीयर्ड फॉर अ व्हाइल. ओके, अभी आपको वॉइस आ रहा होगा तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दूं और आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी. नेट फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पर, कुछ सीवियर हो गए कुछ दिनों से, सो इसलिए ये डिस्कनेक्शन हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड. अगर आपसे पूछता है कि फाइंड h above the earth surface where gravity
reduces by 1%. मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आइडिया देता हूँ। इट सेज कि आपको हाइट बतानी है अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पर ग्रेविटी 1% से रिड्यूस हो जाता है। सो अब जानते हो ऊपर रिडक्शन चल रहा होता है, बिल्कुल। तो किस हाइट पर ये 1% से रिड्यूस होगा, 2% से रिड्यूस होगा, इस तरह से परसेंटेज में आपसे पूछ सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर अ व्हाइल, इसके बाद मैं आपको आइडिया देता हूँ। टिल देन अगर आप सॉल्व कर पाए तो आंसर शेयर कर सकते हैं। ओके, अब ट्राई कर लिया होगा आपने। थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, मे बी कैलकुलेशन वाइज। एक 32 किलोमीटर आंसर आया, एक 18 किलोमीटर आ रहे हैं, एंड एक 10 बाई रूट 99 - 1। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बात करते हैं। वो ऑप्शन आपको ऐसे देगा 32 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो आपको प्रॉपर आंसर तक जाने का। व्हाट वी कैन डू इज दिस। सो एक अप्रोक्सीमेशन होता है, प्रोबेबली हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की होगी, और अगर की है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अभी बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल और कई बार आने वाला अप्रोक्सीमेशन है, मैथ्स है। जब कभी आपको 1 + x की पावर n दिया जाए, आप ये मैथ्स में पढ़ते भी हो, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 1 + nx लिखी जा सकती है। ये कब लिखी जा सकती है? इफ x is much less than 1। तो ये अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में कई बार यूज होता है और कई बार हमको अपना कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। आइडिया क्या है कि जब कभी 1 + x⁻⁴ n कैन बी एनी नंबर, इसको हम ऑलवेज अप्रोक्सीमेट करके 1 + nx लिख सकते हैं, बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि x शुड बी मच लेसर देन 1। आपने देखा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर पढ़ा या फिर आगे सर आपको पढ़ाएंगे, तो इसका जो सेकेंड टर्म आता है वो ये होता है, फर्स्ट 1 आता है और बाकी फिर हायर पावर्स आती है, तो हम हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं। सो उसको यूज करके हम लोग इसको कैसे लिख लेते हैं जी। अच्छा देखो, ये 1% का चेंज आ रहा है। सिंस 1% का चेंज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर ज्यादा चेंज आता है। इसका मतलब है कि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में छोटी रही होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, g1 + h/r e⁻⁻²। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा और डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। नाउ यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि सिंस h की वैल्यू मच लेसर देन r है, लेकिन निग्लिजिबल नहीं है, तो फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे जो ये आपको राइट हैंड साइड में बताया गया है। एज पर दैट अप्रोक्सीमेशन विल बिकम 1, और जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 - 2h/re बनता है। सो आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जहां पर आपको ऐसा पता चलता है कि हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी हाइट की जो वैल्यू है वो सर्टेन वैल्यू है, बट इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर। तो आप इसको भी लगा सकते हो। एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। जब कभी आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना होगा तो परसेंटेज डिक्रीज यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब हुआ g - g'/g × 100, दैट इज द परसेंटेज डिक्रीज। तो जब आप g - g' ये निकालेंगे g की वैल्यू, तो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2h/re × 100। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप उसको इनडायरेक्टली भी लिख सकते हो और चेक कर सकते हो। सो दिस फॉर्मूला आपके लिए डायरेक्ट यूजफुल हो जाएगा जब कभी परसेंटेज डिक्रीज का आपको यूज करना हो। अब इस फॉर्मूले को आप यूज करो, आपका आंसर अगली लाइन में आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज कितना लिखना है? 1। h आपको निकालना है, r आपको पता है, अगली लाइन में आपका आंसर है।
सो सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, परसेंट डिक्रीज इज 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच पता करना है, आर ई हमको पता रहता है, इनटू 100. दैट मींस व्हाट द एच शुड बी, इट मस्ट बी आर ई डिवाइड बाई 200. और आर ई की वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर डिवाइड बाई 200 लीड्स टू 32 किलोमीटर. इसका मतलब हम 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका वेट 1% से डिक्रीज कर जाएगा. और अगर 2% से करना है तो सिमिलरली आप आगे चले जाइए और स्टोरी बना सकते हो. तो जब परसेंटेज चेंज काफी छोटा हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. माइंडेड, इस फॉर्मूले को हम तब यूज नहीं करेंगे जब 70-80% की बात आने लगे या 50% बात आने लगे, तो फिर ये इनकरेक्ट वैल्यूज देगा. ये करेक्ट तभी देगा जब परसेंटेज चेंज काफी कम हो. तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और इससे आप तुरंत आंसर दे सकते हैं. सर ये नहीं समझा, क्या नहीं समझा? अब बोलिए तो मैं उसको समझा देता. सर डिनोमिनेटर में ही नहीं लगा सकते अप्रोक्सीमेशन. डिनोमिनेटर में भी आप लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन, बट क्या होगा, उससे कैलकुलेशन आपकी उतनी सिंपल नहीं होगी, वो तब भी आपको इश्यूज क्रिएट करेगा. सो बेटर है कि उसको हम न्यूमरेटर पर लेकर के आए, अप्रोक्सीमेशन लगाएं और अपनी वैल्यूज को कैलकुलेबल फॉर्म में ले आए. सो इससे आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी. आप बिल्कुल लगा सकते हो डिनोमिनेटर में, ये अप्रोक्सीमेशन आप कहीं भी लगा सकते हो. ये कैसे लिखा, ये जो अप्रोक्सीमेशन, अगर आपको ये नहीं समझा तो ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन, इसको आप चेक कर सकते हो. आप कोई भी x की वैल्यू लो, कोई भी n की वैल्यू लो, फिर दोनों लेफ्ट साइड निकालो, राइट हैंड निकालो, आप पाओगे कि दोनों एग्जैक्टली बराबर आने वाले हैं. आई मीन अगर x इज वेरी वेरी लेस देन इज कंपेयर टू 1 तो उनकी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर आती है. सो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैथमेटिक्स है. आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ये हमेशा जस्टिफाइड है. कंडीशन भी याद रखना है और पावर भी याद रखना है. ये जो लास्ट में लिखा हुआ है हैश टैग लगाने के बाद, दैट मीन्स परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल वैल्यू इज इक्वल टू, ये दिस इज हाउ वी राइट द परसेंटेज डिक्रीज. इंक्रीज लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, और डिक्रीज कैसे लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल. सो दैट इज डिक्रीज, परसेंटेज लगाना था इसलिए 100 लिखा और फिर इस इक्वेशन से इसमें कन्वर्ट कर दिया. अब ये मैंने थोड़ा सा जंप लिया स्टेप में, आप उस इक्वेशन से आप डायरेक्टली इस पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जंप कैसे लिया गया है. इसको आप एक्सपेंड करो, जी को अलग करो. हो सकता है कुछ लोगों को इश्यू बनना हो तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके लिख देता, हाउ आई हैव गॉन देयर. जी डैश is going to be g minus 2h g upon re. Then after you can write g minus g dash is equal to 2h upon re into g. तो यहाँ से मिलेगा g minus g dash upon g. That is going to be 2h upon re. सो फ्रैक्शनल चेंज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो अभी मैंने जो इधर लिखा है राइट हैंड साइड में, वो भी आपके काम का है, उसका एक्सप्लेनेशन किया कि हाउ इट केम. ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी तो आप इजीली उसको बता सकते हो. तो फिर अर्थ के सेंटर में क्या इन्फिनिटी रहेगी, ग्रेविटी. अभी हम लोग अर्थ की तरफ नहीं गए, अभी हम लोग अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं. तो अर्थ के ऊपर अगर हो गया तो आप लोग अर्थ के अंदर जा सकते हैं. ठीक. सो दूसरा है वेरिएशन. जैसे भी आपने फर्स्ट हेडिंग लिखा था, फर्स्ट हेडिंग था एट अ हाइट h above the earth surface. Now we will be focusing at a particular depth inside the earth. So दूसरा है at a depth d from earth surface. So आप अर्थ सरफेस से अंदर जाते हैं and that is a distance d inside. So how much that value is going to be, we can check it. So let's say ये अर्थ, and what you are doing, you are making a small tunnel maybe, and in this tunnel you are going inside and you are looking at a point. और ये जो point है वो certain distance पर है और depth पर है, उस depth का नाम d देते हैं. So that means we are interested in finding out gravitational value g dash
at a depth d from the earth's surface. ये अपने लिए अर्थ है. सो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो आर ई माइनस डी हो जाएगा. वो आप इजीली पता कर सकते हो. वो सेंटर पॉइंट है. लेट्स ओ इज द सेंटर पॉइंट. इसका कितना वैल्यू आता है इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ. और अभी 1-2 लेक्चर्स के बाद हम लोग इसका प्रूफ कर लेंगे. तो वहां पर हम लोग जनरलाइज प्रूफ कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर इंक्लूड हो जाएगा. सो कितना वैल्यू होता है उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे दे रहा हूँ. दिस इज जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई. This is the formula that we are going to use for the value of gravitational field when we go into or inside the earth. और surface अर्थ surface के हम जैसे inside जाते हैं ग्रेविटी इस तरह से चेंज होता है. इस एक्सप्रेशन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही होगी या कम रही हो रही होगी. सो आप पाओगे कि जैसे आप नीचे जाओगे अंदर की तरफ जाओगे तो डेप्थ बढ़ेगा. सो 1 माइनस एक नंबर है वो बढ़ेगा. तो ओवरऑल ये नंबर डिक्रीज करेगा. तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है. सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो डी की वैल्यू आर ई के इक्वल हो जाएगी. तो फिर आर ई अपॉन आर ई 1 हो जाएगा तो जी डैश 0 हो जाएगी. सो व्हेन यू विल रीच एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट विल बी 0. फ्रॉम अर्थ सरफेस टूवर्ड्स सेंटर इट विल डिक्रीज. फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स अर्थ सरफेस इट विल इंक्रीज. सो और ये लीनियरली डिक्रीज करेगा. यस क्योंकि लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है. तो पावर नहीं है इसलिए लीनियरली डिक्रीज करेगा. बिल्कुल बोल सकते हैं. सो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हैं. ग्रेविटी डिक्रीजेस as one goes from surface towards earth, towards center of earth, या फिर अर्थ सेंटर. और इस पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बता सकते हो. इसका भी अगर कभी परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो हाउ मच इज गोइंग टू बी और कैसे लिखा जाएगा. परसेंटेज डिक्रीज गैस की वैल्यू लिखी जाएगी जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100. कैन यू कन्वर्ट द सेम थिंग एज डी अपॉन आर ई इंटू 100. So this is how you can use the percentage decrease if at all it is being asked. और इस फॉर्मूले को यूज करके बता सकता हूँ. मैं आपको एक अगला क्वेश्चन दे देता हूँ. ये आपकी प्रैक्टिस करा देगा. It says find the separation, find the minimum separation फॉर्मूला नहीं दिखा. फॉर्मूला अभी नहीं दिखा रहा था आपको. मैं एक बार फिर से वापस आ जाता हूँ स्लाइड पे. डिक्रीज का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है. वो थोड़ा लैग से आता है. मैं वेट कर लेता हूँ. So it is written as decrease percentage decrease in gravity or gravitation is equal to g minus g dash by g into 100 which is going to be equal to d upon r into 100. इस इक्वेशन से ये कैसे आया ऊपर वाली इक्वेशन से वो आपको वर्कआउट करना है. आप देख लीजिए आपको पता चल जाएगा. और क्या फॉर्मूला वो आपके सामने लिखा हुआ है. बेस्ड ऑन दिस आई एम प्रोवाइडिंग यू अ क्वेश्चन. दिस इज द प्रीवियस स्लाइड यू कैन थिंक ऑफ और यू कैन नोट इट डाउन कि क्या लिखा हुआ है. हाँ अभी मैंने आपका इसको प्रूफ नहीं दिया है और उस प्रूफ के लिए मैंने क्या बोला है. तो प्रूफ के लिए मैंने ये बोला कि अब कपल ऑफ लेक्चर्स के बाद आप इसका ऑटोमेटिकली प्रूफ कर ले जाएंगे क्योंकि वहां पर हम बहुत सारे प्रूफ करने वाले हैं. उसी में से एक बनेगा ये. हाँ तो आप ऊपर जाओ अर्थ सरफेस से तो डिक्रीज करता है ग्रेविटी. नीचे जाओ तो भी डिक्रीज करता है. सेंटर पे कितना होता है 0. इनफाइनाइट पे कितना होता है 0. तो कोई अगर आपसे पूछता है कि ग्रेविटी सेंटर से लेकर के इनफाइनाइट तक मैक्सिमम कहाँ पर होती है तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम सरफेस पर होती है. इसका मतलब है अगर आप अर्थ सेंटर से इनफाइनाइट तक ट्रैवल करोगे तो आपका वेट सबसे ज्यादा सरफेस पे मिलेगा. इसका मतलब इस समय जो अपना वेट मेजर करोगे वो अर्थ के सेंटर से लेकर के इंटायर स्पेस में आप कहीं भी जाओगे
अर्थ की वजह से उसका वेट मैक्सिमम आपको सरफेस पे ही मिलने वाला है। गुड, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था जो दिमाग में आया था। चलो इस पे काम कर लेते हैं और आप ट्राई कीजिए इसको। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, ऐसे एग्जाम में भी आ चुका है, प्रोबेबली सिमिलर क्वेश्चन था। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स where weight of an object is 2% less than its weight on the surface. नोट कर लीजिए, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। और इट्स आस्किंग अबाउट मिनिमम सेपरेशन between 2 points where the weight is 2% less as compared to its maximum weight or weight on the earth surface. To avoid confusion मैं एक पॉइंट और इस पे ऐड कर लेता हूँ। 1 point above or outside and another inside. अर्थ, क्योंकि अर्थ के इनसाइड वाले भी पॉइंट्स आ सकते हैं, तो आप एक इनसाइड का लेंगे, एक आउटसाइड का लेंगे, उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन निकालेंगे। तो कई सारे आंसर आ रहे हैं, एक 128 आ रहा है, एक 6272 आ रहा है, 128 6272 वो रिपीट हो गया। वन 160 भी आ रहा है। सो इस तरह के आपको ऑप्शंस देगा और आपको करेक्ट आंसर पकड़ना पड़ेगा। सो पहले तो कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हैं। 2% अगर सपोज कर लीजिए आप एक लाइन कंसीडर करते हैं, मे बी दिस, कोई भी डायमीटर वाली लाइन कंसीडर करते हैं, चलेगा। तो इस पर आपको ऐसे कई सारे ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें 2% लेस हो। एक तो यहाँ पर मिलेगा, लेट से वो ए पॉइंट है। एक इनसाइड मिलेगा, लेट से वो बी पॉइंट है। एक इधर मिलेगा, लेट से सी पॉइंट है। एक इधर मिलेगा, लेट से डी पॉइंट है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वेट के 4 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सर्टेन डिस्टेंस हाइट अबव, सर्टेन डिस्टेंस डेप्थ डाउन साइड, और इस सरफेस से डाउन इनसाइड और उस सरफेस से आउटसाइड मिलने वाले हैं 4 पॉइंट्स या नहीं। फिर आपको मिनिमम निकालना है, एक इनसाइड एक आउटसाइड का। तो ये जो ए और बी के बीच का सेपरेशन है, ये अपना डिमांड हो जाएगा, या फिर आप सी और डी के बीच का निकाल लो। हाँ, ए और सी के बीच का नहीं लेंगे क्योंकि वो ज्यादा वाला केस आ जाएगा। ना बी और डी के बीच में लेंगे, वो ज्यादा वाला केस आ जाएगा, क्योंकि अपने को एक इनसाइड लेना था और एक आउटसाइड पॉइंट लेना था। सो मिनिमम के लिए आइदर यू चूज ए एंड बी सेपरेशन और यू चूज सी एंड डी सेपरेशन, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम वैल्यू, हैविंग द सेम वैल्यू। तो उसके लिए आप पहले क्या करो, पहले ये पता करो कि ये ऊपर वाला कितने हाइट पर पाया जाता है, लेट्स कॉल इट एज एच। नीचे वाला पॉइंट कितने डेप्थ पर पाया जाता है, लेट्स कॉल इट एज डी। तो जो अपना आंसर है वो एच प्लस डी हो जाएगा। दोनों के लिए 24 अपने को चाहिए। सो फॉर ए क्या लगाएंगे आप, फॉर ए के लिए आपको बोलना होगा, आपको 2% से चेंज रखना है। तो 2% डिक्रीज इज इक्वल टू, you write it as a 2h upon re into 100. You remember that? Percentage decrease is equal to 2 times h upon re into 100. From here you will get the value of h. The value of h is going to be equal to re by 100. आपको याद है कि उस समय 32 आया था 1% के लिए, तो 2% के लिए वो लीनियरली चलेगा तो 64 किलोमीटर आ जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते थे कि अर्थ सरफेस से 64 मीटर ऊपर जाएंगे, किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो फिर आप पाएंगे कि इट विल बी रिड्यूसिंग बाई 2%।
इसके बाद आपको बी के लिए निकालना होगा। फॉर बी जिस तरह से ए हो रहा है उस तरह से डी होगा, जिस तरीके से बी निकालेंगे सिमिलरली सी होगा। फिर आपको मिनिमाइज करना होगा, तो वो देख सकते हो 2% डिक्रीज डेप्थ वाले केस में क्या था, डी अपॉन आर ई इंटू 100, यू रिमेंबर दैट। सो परसेंटेज डिक्रीज इन केस ऑफ डेप्थ इज डी अपॉन आर ई इंटू 100। डायरेक्टली आप यूज करो, इसका भी 2% आपको चाहिए। सो फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, how much d is going to be. So you can call it like d is equal to 2% था, so it's going to be 2re divided by 100। दो बार लिख दिया मैंने। d is equal to 2re divided by 100। 2 is 2, re value is 6400 divided by 100 which is 00। so d turn out to be 128 किलोमीटर। सो आपको 128 किलोमीटर इनसाइड जाना पड़ेगा अगर आप 2% का डिक्रीज देखना चाहते हैं वेट में, और 64 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि अर्थ के इनसाइड में आपको ज्यादा जाना पड़ता है, ऊपर कम जाने पर ही डिक्रीज उतना मिलता है। दैट मीन्स डिक्रीज इन वेट इज फास्टर व्हेन यू आर अप एंड स्लोवर व्हेन यू आर डाउन साइड। एनीवे, तो क्या हम बता सकते हैं कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, दोनों बता सकते हैं। तो मिनिमम के लिए कितना लिखने वाले हैं, सो मिनिमम हैज टू बी रिटन एज, और मिनिमम सेपरेशन एज h plus d। h is 64, d is 128, you can sum this number, so that's going to be 192 किलोमीटर। सपोज कर लीजिए आपसे मैक्सिमम पूछता है, तो हम मैक्सिमम कितना आंसर देंगे, कैन यू आंसर नाउ मैक्सिमम। एक इनसाइड पार्टिकल है, दूसरा आउटसाइड है, तो मैक्सिमम गैप कितना आएगा। तो फिर हम ए और सी को लेंगे, बी ना लेकर के ए और सी, या फिर बी और डी लेंगे। निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर क्या बोलेंगे, दैट्स गोइंग टू बी एच प्लस सी का डिस्टेंस, तो सी डी डायमीटर में डी कम हो जाएगा, तो 2re माइनस डी हो जाएगा। अब आपको डी पता चल गया, आर ई पता है, एच पता है, यू कैन फाइंड आउट व्हाट द वैल्यू इज गोइंग टू बी। सो ये भी याद रखना कि कब क्या मिनिमम बोल रहा है या मैक्सिमम बोल रहा है, दोनों की अपनी अलग अलग मीनिंग जाने वाली है। और अब पॉइंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो इस तरह से आप देख सकते हो। वो 2re प्लस एच माइनस डी बनेगा, एच माइनस डी छोटा सा निगेटिव आएगा, 2re 6000 का डबल बनेगा, तो 12,000 13,000 के आसपास जाएगा। कितना जाएगा एग्जैक्टली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, दैट कैन बी फाउंड आउट। ए और डी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना मैक्सिमम के लिए, ए एंड डी का नहीं, वो डिपेंड करे क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको इनसाइड रखना है, दूसरा पॉइंट आउटसाइड रखना है, तो ए और डी नहीं लेंगे। ए और डी ले लेंगे तो फिर ये दोनों आउटसाइड वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। सो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो सारे पॉइंट्स को अलाउ करता है। सारे पॉइंट्स को अलाउ करेगा तो हम ए और डी लेंगे। एक इनसाइड एक आउटसाइड की बात करेगा तो फिर हम अकॉर्डिंगली लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको परसेंटेज डिक्रीज पता होना चाहिए, डिक्रीज करता है ये पता होना चाहिए। कैलकुलेशन भी सिंपल फॉर्मेट में बना रखी है, तो इसको आप समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद कुछ और माइनर पॉइंट्स है वो पकड़ लेते हैं। ग्रेविटेशन का अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेंटर पे, जैसे आपने देखा, जीरो होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ऊपर जाने के बाद फिर डिक्रीज करता है, और जीरो होता है इनफाइनाइट पहुंचने के बाद। तो थर्ड का टाइप ऑफ वेरिएशन किस वजह से आता है, तो थर्ड जो वेरिएशन आता है वो अर्थ की ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से आता है। तो उसको हम ऐसा लिख देते हैं, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ज्योमेट्रिकल शेप और शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि अर्थ का शेप क्या होता है, तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हो बाय द वे, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट होना है तो फिर आप उसको उसका बोलेंगे कि उसका खुद का ओरिजिनल शेप होता है, जियोइड होता है। गुड।
सो अर्थ हैज इट्स ओन ज्योमेट्रिकल शेप। सो उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो जियोइड होता है। बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि वो स्फेरिकल है, या फिर वो एग के आकार का, अंडा के आकार का है, या फिर कुछ और स्टोरीज हैं, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। वो उसका अपना यूनिक शेप है कोई। तो ये मैंने दूसरी पिक्चर उसके लिए बनाई है। अगर आप इस सेकंड पिक्चर को वॉच करेंगे, जिसको मैंने इलिप्टिकल शेप दिया हुआ है, और ये स्फेरिकल है पहला जो बनाया हुआ था, तो आप पाओगे कि अगर आप इक्वेटर पर होते हैं या फिर आप पोल पर होते हैं, तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग आएगी, ऑफ कोर्स। और किसी भी पॉइंट पर स्मॉल जी लिखने का तरीका होता है G m e/r²। सो अगर हम G m e/r² फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, जी वही रहेगा, मास वही रहेगा, लेकिन आप पाओगे कि आर बदलता रहेगा। आर बदलने की वजह से ग्रेविटी में चेंज आता है। तो अर्थ के सरफेस पर भी ग्रेविटी बदलती है। दैट मीन्स अर्थ के सरफेस पर भी ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट वैल्यू होती है। सपोज कली इक्वेटर की वैल्यू को हम Ge लिखते हैं और पोल की वैल्यू को Gp लिखते हैं। तो इक्वेटर और पोल में कौन सी वैल्यू बढ़ी जाएगी, क्या बता सकते हो? किस लोकेशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी मोर ड्यू टू इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, whether it will be more at equator or at poles। तो ये ऑब्वियस समझ में आ गया होगा कि पोल पर उसकी रेडियस छोटी पड़ जाएगी, जिस पर रेडियस स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी स्मॉलर, ओवरऑल क्वांटिटी विल बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द अनदर वन। गुड। सो पोल्स पर होगी, तो आप बोलोगे कि पोल पर ज्यादा होगी, इक्वेटर पर नहीं, पोल पर, क्योंकि पोल का रेडियस छोटा पड़ रहा है। तो जिसका रेडियस छोटा, उसका न्यूमरेटर दिस डिनोमिनेटर छोटा, उस जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका ओवरऑल नंबर बड़ा। तो यहाँ से एक रिजल्ट पॉइंट लिख सकते हो। रिजल्ट क्या है? एज वन गोज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, one's weight increases। तो अगर आप इक्वेटर से पोल वर्ड्स जाते हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो आप पाओगे कि आपका वेट बढ़ जाएगा। तो कई बार ऐसे इंटरव्यू में या फिर एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि सपोज कर लीजिए आप न्यू दिल्ली से टेक ऑफ करते हैं और लेट से मॉस्को पे लैंड करते हैं। रास्ते पे आप कुछ खाते पीते नहीं है, अपने आप को प्रिजर्व करके ले जाते हैं। तो जब आप मॉस्को पे लैंड करेंगे तो आपके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? विल इट इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, विल और समथिंग एल्स? तो फिर उसका आंसर देने के लिए आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम न्यू दिल्ली से फ्लाइट ले रहे हैं और मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को आपको ज्यादा ऊपर मिलेगा, ये इक्वेटर है। यहाँ पर अगर कहीं न्यू दिल्ली है तो मॉस्को ऊपर मिलेगा पोल्स की वर्ड में। तो अगर वो पोल्स वर्ड्स जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जब आप पोल की तरफ जाते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती है, हेंस योर वेट विल इंक्रीज, या इट विल बी इंक्रीजिंग। सो वो इंक्रीजेस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके ज्योमेट्रिकल की वजह से। तो ये थर्ड फैक्टर है जो ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है। आपने 3 फैक्टर्स देखे, 1 हाइट अबव द सरफेस, सेकंड डेप्थ बिलो द सरफेस, थर्ड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द अर्थ। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। दीज आर द 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। इस केस में हम कैलकुलेट नहीं कर पाते चेंज, क्योंकि उसके लिए हमको रेडियस नहीं पता होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो आपको रेडियस दे देगा, पोल की रेडियस दे देगा, इक्वेटर की रेडियस देगा, और फिर आप बता सकते हो कि कितना कितना वैल्यू है। सिंस यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कम ही करते हैं। और आएगा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, रेडियस देगा तो आपको रेडियस रखना है, कंपेयर करके बता देने का। तो अगर आपसे ये पूछता है कि ओवरऑल कहाँ पर ग्रेविटेशनल मैक्सिमम होता है, ओवरऑल कंसीडरिंग द हाइट, डेप्थ एंड शेप ऑफ अर्थ, तो आप बोलोगे कि अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? पोल्स पर होता है।
और इसलिए ओवरऑल वेट पोल पर ज्यादा होगा। और आप पाओगे कि पोल पर ज्यादा होने की वजह से जितने भी ये एस्ट्रोनॉट्स किसी प्लैनेट पे जाते हैं तो अधिकतर टाइम पे वो पोल पर लैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके कई सारे रीजन है, उसमें से एक ये रीजन है कि पोल पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होती है। सिंस पोल पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होती है तो वो कम से कम वहां पे वॉक कर सकते हैं अगर सिचुएशन अननोन है तो। हो सकता है कि किसी और लोकेशन पे वो वॉक वॉक भी ना कर सके, लैंड भी ना कर सके, बट पोल विल बी अ फेवरेबल लोकेशन बिकॉज ऑफ हायर ग्रेविटी। So next is due to rotation of Earth. So variation in gravity due to Earth rotation. So अर्थ का जो रोटेशन है ना वो भी अर्थ ग्रेविटी के वेरिएशन में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स। तो उसकी वजह से क्या था, कुछ मेरे को याद आ रहा है, हम लोगों ने एक चैप्टर में ये बात की थी, हल्की सी की थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद हो, और नहीं भी याद है तो उसको हम डिटेल में कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको फॉर्मूला बस रिकॉल करा देता हूँ, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मेरे को याद है कि हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है। अगर ये ओमेगा से रोटेट करता है और आप अर्थ सरफेस पे यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि लैटिट्यूड एंगल बनाता है, लेट्स वो थीटा एंगल है, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या बनती है? सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा, आर ई ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर होता है आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। So this was the formula that we have listed already. और ये बताता है कि किस तरह से ग्रेविटेशन अफेक्टेड है ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और उसी फॉर्मूले को मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, और उसको आप नोट कर लीजिए फिर से। एंड इस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन करके इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, टाइम भी हो गया आपका। तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी अभी, और जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस, वो ट्रेंड वाला जो एग्जांपल था वो काफी अच्छा एग्जांपल था, एग्जाम में आ भी चुका है। इसमें भी अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि कैसे चेंज करता है। सपोज कर लीजिए आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एज वन गोज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, then theta increases, of course. Theta is latitude angle, वो increase करेगा, which implies cos theta decreases. आप जानते हो कि जब थीटा बढ़ता है 0 से 90 की तरफ तो cos थीटा डिक्रीज करता है। तो फिर ये जो नीचे वाला टर्म, जो बैक साइड वाला टर्म होगा निगेटिव के बाद वाला, वो डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल नंबर इंक्रीज करेगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटी दैट इज जी डैश इंक्रीजेस। सो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी इंक्रीज करती है। इसका मतलब है पोल्स पर ग्रेविटी रोटेशन की वजह से भी ज्यादा होती है और शेप की वजह से भी ज्यादा होती है, तो दोनों फैक्टर सपोर्टिंग फैक्टर है, इसलिए पोल्स पर मैक्सिमम ग्रेविटी आपको मिलेगी। परसेंटेज डिक्रीज लिखना होगा, देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट द परसेंटेज डिक्रीज? डिक्रीज इसलिए इंक्रीज लिख सकते हो यहाँ पर क्योंकि आप इक्वेटर से अगर पोल जा रहे हो, वो तो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। अगर हम इक्वेटर से पोल जा रहे हैं तो इंक्रीज लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। हाउ इट हैज टू बी रिटन एज जी डैश माइनस जी डिवाइड बाई जी। जी डैश माइनस जी की वैल्यू हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। सो जी डैश माइनस जी अगर आप वहां से निकालोगे तो ये बनेगा आर ई
ओमेगा स्क्वायर cos square theta divided by g into 100. So इंक्रीज निकालोगे तो जी डैश माइनस जी की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। और इसमें आर ही आपको बताया जाए, आर ही तो आपको पता रहता है, ओमेगा आपको पता रहता है। ओमेगा की जगह क्या लिखने वाले हैं? ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखने वाले हैं। टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड आएगा इसके एक रोटेशन का अपने एक्सिस को 24 आवर्स आ जाएगा। तो 4 आवर्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ओमेगा भी पता होगा, जी भी पता होगा, थीटा आपको जैसे ही थीटा बताएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो आप बता सकते हो। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। सो ऑल द 4 फैक्टर्स वी हैव कवर्ड फॉर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और बाकी पार्टिकल्स का भी पढ़ेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं, मैं देख लेते हैं एक बार। वी डिस्कस्ड, यस वी हैव डिस्कस पोल और इक्वेटर में वेट में अप्रोक्सीमेटली कितना फर्क पड़ता है। वो आपके काम का भी नहीं है और अभी कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है उसके लिए कि कितना फर्क पड़ता है। लेकिन यस, अगर थ्योरेटिकली आपसे पूछेगा क्या फर्क पड़ता है तो आप बोलोगे यस फर्क पड़ता है। और जो हम जी यूज करते हैं वो पोल्स का होता है। 9.81 दिस इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर पोल्स। टुडे एट व्हाट टाइम यू आर अवेलेबल एट 3 years? आज का जो डाउट सेशन का टाइम है वो 3 to 4 है। आपको ग्रुप में मैसेज मिला होगा, तो 3 to 4 में आप आ जाइए, उसी पीरियड पे ही आइए। इन केस यू हैव अ डाउट, do we have to remember omega by calculating? If you can remember by calculating, it will be a advantage for you. डेफिनेटली एक एडवांटेज आएगा। कभी अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उस समय ना निकालेंगे, उससे पहले आप निकाल चुके होंगे। तो घर पे बैठ करके कैलकुलेटर से उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बना लीजिए और उसको एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू याद रख सकते हो। वो एग्जाम में आपको क्विक कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज आप देखो 24 आवर्स आपको तो पता रहेगा, लेकिन उसको फिर 360 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, स्क्वायर करोगे। इनफैक्ट यू कैन रिमेंबर ओमेगा एज वेल एज ओमेगा स्क्वायर, बोथ वैल्यूज, क्योंकि आपको कई बार ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सो वो आप पता कर सकते हो। हाँ, फिर वो 86,400 सेकेंड्स जो रहते हैं आप उससे डिवाइड करोगे। सो चॉइस इज योर्स, क्योंकि पाई भी आएगा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करके 2 डिजिट तक उसको याद रखते हो, डेफिनेटली वो आपको एक एज पॉइंट देगा, एडवांटेज देगा। यस, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 बार क्वेश्चन निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो वो नंबर बार बार आएगा, तो अपने आप याद हो जाता है। सो याद रखने से बेटर है यू डू प्रैक्टिस, ट्राई कपल ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरिंग दैट यू सॉल्व इट एंड फाइंड whatever the value you find, you note it down. Okay, so that's all for the day. And अगर आपके पास कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट ना हो तो आप क्लास को लीव कर सकते हो। So that's all. Thank you.